वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का सिग्मा गुरुकुल में स्वागत है और उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ये जो क्लास है वो सीटेट वाले बच्चों के लिए है स्पेशली। अभी तक हम लोग सीटेट का जो हमने सुपर 30 प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया है, तो इसमें अभी तक बच्चों हम लोग 11 क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कर चुके हैं और अब आज हम अपनी 12th क्लास 12वीं क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक मैंने आपको मैथमेटिक्स में 3 कंटेंट की क्लास आपको दी है, जिसमें कि मैंने आपको जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो कराए थे। आज बच्चों मैं जो 12th क्लास है इसमें आपको पेडागोजी के आसान वाले 30 क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, पेडागोजी 3 लेवल पे आती है। एक वो पेडागोजी है जो बिल्कुल बेसिक है, फिर दूसरी पेडागोजी है जो थोड़ी सी एप्लीकेशन बेस्ड है, और एक तीसरी पेडागोजी है जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। तो बच्चों, हम कोशिश करेंगे, मैं पेडागोजी की 3 से 4 क्लास लेके आऊंगा। पहली 2 क्लासेस में हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट है पेडागोजी के उनको देखेंगे, फिर एप्लीकेशन और लास्ट में अंडरस्टैंडिंग वाले। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग इन पूरी क्लासेस को अब तक पहले देख चुके होंगे, 11 क्लासेस को, और आज 12वीं क्लास को भी आप उतनी ही डेडिकेशन के साथ देखेंगे। जो चीज आपको टफ लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको मैं रिपीट कर दूंगा या एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। वरना पेडागोजी एक थ्योरी है और थ्योरी में अगर आपने स्टडी की है तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा देंगे। पेडागोजी में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। तो बच्चों, आज की क्लास को हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि आज सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं है, केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बस आपको अगर आंसर मालूम है तो ऑप्शन आपको सामने नजर आ जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में, किसी कंसेप्ट में या कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता देना, तो फिर मैं उसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सभी बच्चों को जय श्री राम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन अ समेटिव असेसमेंट, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट। देखिए बच्चों, जब आप मैथ पढ़ेंगे या जब आप पेडागोजी पढ़ेंगे तो आपके सामने 2 टाइप के असेसमेंट आएंगे। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन, यानी ये पता करना कि जो हम बच्चे को पढ़ाते हैं वो बच्चे को समझ आया या नहीं आया। उसके लिए हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं। अब ये टेस्ट जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो फॉर्मेटिव वो टेस्ट होता है जो हम पढ़ाने के दौरान, जैसे डेली अगर कोई टीचर क्लास में टेस्ट ले रहा है तो वो टेस्ट है जो वो पढ़ाने के दौरान ले रहा है। और जो समेटिव असेसमेंट है ये एंड में लिया जाता है। जैसे हमारे जो 6 मंथ के बाद एग्जाम होते हैं, मिड टर्म, या हमारे जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो वो जो एग्जाम्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? समेटिव असेसमेंट। तो ध्यान में रखना, अगर एक टीचर रोजाना टेस्ट लेता है क्लास में तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट, और जो साल के एंड में टेस्ट लिया जाता है या टर्म के एंड में लिया जाता है, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? टर्म एंड एग्जामिनेशन। जो एंड में एग्जाम लिए जाते हैं वो समेटिव असेसमेंट के अंडर आएंगे, और जो प्रोसेस के दौरान या टीचिंग के दौरान जो रोजाना ओरल टेस्ट या जो क्लास टेस्ट होते हैं उनको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी। देखिए, बड़ा अच्छा शब्द है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी गणित शिक्षण में ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखिए, सारा जो खेल है, खाली मैथ्स में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में टीचर का सबसे जो मेन काम होता है, पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि बच्चों का माइंड डेवलप करना चाहिए। अब उस माइंड को डेवलप करने के लिए, उस ब्रेन को स्टॉर्म करने के लिए, ब्रेन को ज्यादा एनर्जाइज बनाने के लिए टीचर अलग अलग तरीके की रणनीति अपनाता है। उन्हें कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजीज। तो आपको बताना कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी है मैथमेटिक्स में वो किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है? तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंसिपल और क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारे ही सही हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, जब हम किसी बच्चे का दिमाग हमें विकसित करना है तो हमें उस बच्चे को साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक रूप से भी मजबूत करना पड़ेगा,
प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो समस्याओं को सुलझा सके, ये चीज भी उसके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। और क्रिएटिव थिंकिंग, वो अपने आप से भी चीजें सोच सके, बना सके, नए नए क्वेश्चन कर सके, नई नई बातें, नए नए आइडियाज उसके दिमाग में आए। तो ये सारी ही चीजें ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आती है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स कैन बी टॉट यूजिंग डाइन्स ब्लॉक्स। देखिए डाइन्स ब्लॉक्स क्या सिखाते हैं हमें? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब डाइन्स बॉक्स से सिखाए जाते हैं। तो देखते हैं ये किस में है। एडिशन बिल्कुल सही, सब्ट्रैक्शन और प्लेस वैल्यू। एडिशन, प्लेस वैल्यू, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं होता, वॉल्यूम नहीं सिखाते और शेप्स के बारे में नहीं सिखाते। तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। डाइन्स ब्लॉक से हम लोग क्या सिखाते हैं बच्चों? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्लेस वैल्यूज। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मैथमेटिक्स करिकुलम। हमारे गणित का जो पाठ्यक्रम है उनमें से कौन सा इसमें ट्रू है? इट मस्ट बी स्टैटिक इन नेचर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी, यानी कि ये स्थिरता प्रदान करने के लिए इसकी प्रकृति स्थिर होनी चाहिए, स्टैटिक होनी चाहिए। तो ये बात सही है। इट शुड बी कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है जब एक सब्जेक्ट को हम दूसरे सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ाते हैं, तो ये बात भी सही है। इट शुड नॉट बी फ्लेक्सिबल, ये गलत है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए हमारे गणित का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसमें हमें यह सिखाया जाता है कि हमें एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से जोड़कर पढ़ाना है, जिसे बोलते हैं कोहेरेंट। और वो नेचर में स्टैटिक टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को वो स्थिरता प्रदान करे, बच्चे भटके ना ज्यादा। ठीक है। तो पहले दोनों सही है, तीसरा आपका गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड हमारा आंसर हो। द मोस्ट रिलायबल स्केल ऑफ मेजरमेंट, पैमाना नापने के लिए सबसे सही चीज क्या है? ऑर्डिनल, यानी कि साधारण जो माप होता है वही रखना पड़ेगा हमें। रेशियो नहीं है, इंटरवल नहीं है, नॉमिनल नहीं है। ठीक है ना। तो ये तो साधारण सा सवाल है। नापने के लिए सबसे पहले बच्चों को यही सिखाए जाते हैं, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की प्रकृति के विषय में इनमें से कौन सा सही नहीं है? मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आर अरेंज्ड इन ए हियरार्किकल मैनर, सही बात है। मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव रीजनिंग, बिल्कुल ठीक है। मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल नहीं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है उलझे हुए, नहीं, उलझे हुए नहीं, उलझे हुए तो बाद में आते हैं। जो मैथमेटिकल कंसेप्ट्स है, अगर कंसेप्ट ही उलझा हुआ होगा तो बच्चा मैथ कभी सीख ही नहीं पाएगा। तो ये वाला नहीं है, तो यही अपना आंसर होगा, ऑप्शन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लेवल एज पर वैन हिले। विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट बेसिक लेवल, सही बात है। डिडक्शन लेवल कम्स बिफोर एनालिसिस, ये गलत है। रिलेशनशिप लेवल कम्स आफ्टर एनालिसिस, ये वाला ठीक है, ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही है। डिडक्शन लेवल एनालिसिस से पहले आता है और रिलेशनशिप लेवल एनालिसिस के बाद में नहीं आता। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 टीचिंग शुड बी एम्बिशियस, कोहेरेंट एंड इंपॉर्टेंट। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? देखिए एम्बिशियस का मतलब हमेशा ही क्या होता है, ध्यान रखना, हायर गोल्स ऑफ मैथमेटिक्स। जो हमारा एनसीएफ 2005 है उसमें 3 वर्ड लिखे हुए हैं, एम्बिशियस, कोहेरेंट और इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब इसका हमारी लाइफ में रोल क्या है, कोहेरेंट मतलब एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ाना है, और एम्बिशियस का मतलब होता है नैरो से हायर गोल की तरफ पहुंचना। तो एम्बिशियस का मतलब होता है हायर गोल्स। तो आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, द रिकमेंडेड की कंसेप्ट इन यूनिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखिए की कंसेप्ट क्या होता है, जब हम किसी बड़ी चीज को छोटा करके सॉल्व करते हैं उसकी एक की ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ताले की चाबी होती है सॉल्यूशन, तो की कंसेप्ट भी वही चीज है, मुश्किल चीजों का आसान तरीका ढूंढ लेना, दैट इज की कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डर प्रॉपर्टी एंड ग्रुप प्रॉपर्टी। जितनी भी देखिए
जितनी भी थ्योरम्स होती हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, वही तो की का काम करती है। अगर हमें एक ज्योमेट्रिकल फिगर की प्रॉपर्टी मालूम है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं मालूम है तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रॉपर्टीज हैं वही की कंसेप्ट होते हैं, जो फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टीज हैं, थ्योरम्स हैं, ये सब मैथ के क्या हैं? की कंसेप्ट। नेक्स्ट, फ्रॉम द यूनिट ऑफ फ्रैक्शन टीचर आस्क द स्टूडेंट टू लिस्ट एनी 5 फ्रैक्शन, कि 5 फ्रैक्शन बताइए। तो यहां टीचर क्या डेवलप करने की कोशिश कर रहा है? एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है? जब बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाती है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि वो खुद से सोचे, खुद से दिमाग लगाए। तो टीचर ने बच्चे को एक क्वेश्चन करने के लिए दिया, इसका मतलब एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाह रहा है। नेक्स्ट, इवेल्युएशन शुड बी डन इन मैथमेटिक्स। देखिए, मूल्यांकन, इवेल्युएशन कब कब करना चाहिए? एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग, बिल्कुल कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये भी कर सकते हैं। आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्रोवाइडिंग द एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग एंड एट ऑल द अबव लेवल। तो सारे ही आंसर हो जाएंगे। हम जो इवेल्युएशन है, जो मूल्यांकन है, वो कभी भी कर सकते हैं, शुरू में, बीच में, आखिर में, जब आपको लगे कि इवेल्युएशन की जरूरत है, आप कभी भी इवेल्युएशन कर सकते हैं। इवेल्युएशन करने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता। आप ड्यूरिंग द प्रोसेस, आखिर में, बीच में, जब आपको लगता है कि यहां पर मुझे मूल्यांकन करना है कि जितना अब तक पढ़ाया उसका क्या रिजल्ट आया, क्या आउटकम्स आए, तो इवेल्युएशन किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है। नेक्स्ट, in an exercise the question was measure the length of the line segment PQ and RS. The child answers AB is 5 and AB is 3. एक बच्चे को आपने मेजरमेंट का कंसेप्ट सिखाया और उसमें आपने उसको बोला कि PQ और RS की लंबाई को नापो। अब उसने लंबाई तो नाप दी 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, पर उसने इसको क्या लिख दिया? AB। देखिए, कई बार जब हम मैथ्स में बच्चों को बोलते हैं कि जो चीज पूछी है उसको x मान लीजिए, तो x की बजाय हम उसको y भी मान सकते हैं, पर बच्चे के दिमाग में क्या बैठ जाता है कि जो चीज गिवन नहीं है उसको हमेशा x ही मानना है। तो ऐसे ही जब उसने ये सोच लिया है, जब टीचर ने पढ़ाया होगा तो टीचर ने उसको a भी मान लिया होगा, तो बच्चे को लगता है कि हर बार जब भी हम एक लाइन सेगमेंट को मेजर करेंगे तो उसको हमेशा a b ही लिखा जाएगा। तो बच्चे के दिमाग में क्या कंसेप्ट घुस गया है कि ये वाला एरर ड्यू टू हैबिट ऑफ नेमिंग लाइन सेगमेंट एज ए बी। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बच्चे के दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि जब भी लाइन नापनी है तो उसको ए बी ही लिखेंगे, इसकी वजह से वो उसने गलती कर दी। नेक्स्ट, ए टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन द क्लास एंड आस्क्ड द स्टूडेंट टू रीड क्रिकेट स्कोर्स, देन शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ बार ग्राफ ऑफ स्कोर। एक टीचर ने बच्चों को न्यूज़पेपर दिया, उन्हें कहा कि क्रिकेट के जो स्कोर्स हैं उनको पढ़िए और फिर उस पर एक ग्राफ बनाइए। तो यहां पर टीचर क्या करना चाह रहा है? हेल्प द स्टूडेंट्स टू मेक कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड रियल लाइफ। बिल्कुल, जब भी पेडागोजी में रियल लाइफ वर्ड आ जाए तो आप उसी को आंसर लगा देना, बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, टॉल, मैथमेटिक्स में टॉल वर्ड का मतलब क्या होता है? टॉल शेप का मतलब स्टेप बाय स्टेप स्टडी, छोटे से बड़े की ओर पहुंचना। तो ये किसमें है? बिल्डिंग ऑफ वन कंसेप्ट ऑन अनदर, ये अपना आंसर। जब हम छोटे छोटे कंसेप्ट सीखते हैं फिर उससे और बड़ा और बड़ा और बड़ा, जिससे जो मैथमेटिक्स का जो हमारा कद है वो लंबा होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स मतलब क्या है? जब हम छोटे से बड़े की ओर चलते हैं या एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट को सीखते हुए चलते हैं, दैट इज टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, as per NCF, teaching of numbers and operations on them, measurement of quantities etc at primary level caters to the। देखिए, प्राइमरी लेवल पे जब हम बच्चों को नंबर्स, प्राथमिक स्तर पर जब हम बच्चों को संख्याएं सिखाते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग सिखाते हैं, तो हम मैथ के जो संकीर्ण उद्देश्य यानी कि जो नैरो एम है उन पे काम किया जाता है प्राइमरी लेवल पे, और हायर लेवल पे जो नैरो के साथ मैंने क्या बताया था? हायर एम्स यानी कि ब्रॉड एम्स। प्राइमरी लेवल पे नैरो एम्स या नैरो गोल्स और सेकेंडरी लेवल पे हायर गोल्स।
तो इस बात को ध्यान रखना, अगर यहीं पर प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी लेवल होता तो हम हायर गोल्स आंसर लगाते। नेक्स्ट, in class third a teacher asked the students to add two numbers। एक टीचर ने बच्चे को एडिशन का क्वेश्चन दिया और बच्चे ने उसमें गलती कर दी। अब ध्यान रखना, अगर कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में बच्चा गलती करता है तो एक फिक्स आंसर बता रहा हूं, हमेशा वही होगा। अगर कभी भी पेडागोजी में एक बच्चा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में गलती कर रहा है तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा? प्लेस वैल्यू। बच्चे को प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट नहीं आता, तभी वो जोड़ने और घटाने में गलती करता है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एट प्राइमरी स्टेज आर एबल टू क्लासिफाई द गिवन शेप बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस अकॉर्डिंग टू वैन हीले। जब बच्चे आकृतियों को उनकी शेप देखकर पहचानते हैं तो वो सबसे पहला लेवल होता है। और वैन हीले थ्योरी किस चीज पर बेस्ड है? ज्योमेट्रिकल शेप्स बच्चों को कैसे पढ़ाई जाए या ज्योमेट्री बच्चों को कैसे पढ़ाई जाए। तो वैन हीले ने इसमें 5 लेवल दिए हैं, पर वो लेवल 1 2 3 4 5 नहीं है, वो है 0 1 2 3 4। और उसमें जो लेवल 0 है उसका नाम है विजुअलाइजेशन। जब बच्चा केवल आकृति को देखकर उसका नाम याद रख लेता है, बाकी उसको कुछ नहीं पता होता, तो यहां पर विजुअलाइजेशन यानी कि स्टेज 0 की बात हो रही है। नेक्स्ट, which of the following problems from the textbook of class 4th refers to multidisciplinary। देखिए, मल्टीडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है? एक बच्चा बहुत सारी चीजें एक साथ जब सीख सकता है या कर सकता है तब वो क्या होता है? मल्टी। देखिए, होता है ना, कई बार हम बोलते हैं ये एक मल्टी विटामिन टैबलेट है। आपने एक गोली ली और उस पर लिखा हुआ है मल्टी विटामिन, इसका मतलब उसमें बहुत सारे गुण हैं। तो जब कोई मैथ में ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए जिससे आप बहुत सारी चीजें सीख सके तो उसको बोलेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम। ठीक है, अब टीचर ने बच्चे को दिया ड्रॉ द फ्लैग ऑफ इंडिया एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फ्लैग। ये बिल्कुल आंसर हो सकता है। पहले बच्चा झंडा बनाएगा, ड्राइंग सीखेगा, फिर उसमें नंबर्स देखेगा, फिर सिमेट्री ढूंढेगा, तो कई सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। मिरर इमेज ऑफ गिवन नंबर नहीं होगा आंसर, क्योंकि एक ही चीज सीख रहे हैं। लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ए फिगर, ये भी एक ही क्वेश्चन है और ये भी एक ही क्वेश्चन है, तो यही अपना आंसर आ जाएगा। जब हम किसी बच्चे को एक क्वेश्चन से कई सारी बातें सिखाना चाहते हैं तो वो क्या कहलाएगा? मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, मैनिपुलेटिव मॉडल्स, स्टैटिक पिक्चर्स, राइटिंग सिंबल्स, स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, रियल वर्ल्ड सिचुएशन और कंटेक्स्ट आर 5 वेज टू रिप्रेजेंट। ये सारी बातों से हम बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हैं? ये सारी बातों से हम बच्चे के अंदर क्या डेवलप कर रहे हैं? मैथमेटिकल थिंकिंग एंड आइडियाज। देखिए, पेडागोजी पढ़ाने का और मैथ पढ़ाने का एम ये नहीं होता कि हम बच्चे को क्वेश्चंस के आंसर निकालना सिखा दें। बच्चे को गणित पढ़ाने का या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने का जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो क्या होता है? बच्चे की थिंकिंग को डेवलप करना, बच्चे की क्रिएटिविटी को डेवलप करना, बच्चे की इनोवेशन को डेवलप करना। तो थिंकिंग एंड आइडियाज, बच्चा सोचे, उसके दिमाग में नए नए विचार आए, यही किसी भी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये सारी चीजें हम बच्चे को सिखा रहे हैं, किस लिए? ताकि बच्चा खुद सोचे और उसके दिमाग में नए नए आइडियाज आए। नेक्स्ट, पॉसिबल इंडिकेटर पर्टेनिंग टू विजुअल मेमोरी बैरियर हैम्परिंग विद लर्नर्स मैथमेटिकल परफॉर्मेंस। जब आप मैथ सीख रहे होते हैं तो इसमें बाधा उत्पन्न क्या चीज करती है? क्या ऐसी चीज है मैथ सीखते वक्त जो आपके आड़े आ सकती है, जो आपको एक बैरियर के रूप में काम कर सकती है, आपकी जो स्किल है, जो लर्निंग है, उसको रोक सकती है? तो डिफिकल्टी इन रिटेनिंग मैथमेटिकल फैक्ट, बिल्कुल यही पहले वाला ही 100% आंसर है। अगर आपको गणित के फैक्ट, मैथमेटिकल के फॉर्मूले, है ना, कंसेप्ट, अगर यही याद नहीं होंगे, अगर आप इनको रिटेन नहीं कर पाएंगे, रिटेन का मतलब होता है चीजों को याद रखना। पढ़ लिया, 1 साल बाद भी वो चीज याद है तो मतलब हमने उसको रिटेन किया। अब अगर आप गणित में फॉर्मूलों को याद नहीं रखेंगे, समय के साथ भूल जाएंगे, तो फिर आप मैथमेटिक्स
नहीं सीख पाएंगे और वो एक बाधा उत्पन्न करेगा। इसका मतलब आपकी रिटेनिंग पावर कमजोर है। तो मैथ में सबसे जरूरी चीज क्या है? मैथ को याद रख पाना। टीचर तो पढ़ा के निकल जाता है, पर एग्जाम टाइम पे हम तभी सक्सेस होंगे जब वो चीजें हमारे माइंड में रहेंगी। तो रिटेनिंग वर्ड या रिटेनिंग वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट, जियो बोर्ड। जियो बोर्ड से देखिए हम क्या सिखाते हैं? ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये बिल्कुल पेडागोजी में हर जगह लिखा हुआ है। जियो बोर्ड किस काम आता है? ज्योमेट्रिकल शेप्स और उनकी प्रॉपर्टी पढ़ाने में काम आता है। A child of primary class is not able to differentiate between number, operation, symbol, coin and clock hands. एक छोटा बच्चा संख्याएं, चिन्ह, सिक्के और घड़ी की सुइयों के बीच में अंतर करने में सक्षम ही नहीं है। तो उसकी क्या चीज में दिक्कत है? विजुअल प्रोसेसिंग। उसने देखो, सबसे पहले बच्चा जो है वो चीजों को देख के पहचानता है। अब अगर वो देख के पहचान ही नहीं पा रहा कि ये सिक्का है, ये घड़ी की सुइयां हैं, ये संख्याएं लिखी हैं, तो सबसे पहले उसका जो लेवल 0 है विजुअलाइजेशन, वही कमजोर है। तो उसकी विजुअल प्रोसेसिंग में ही प्रॉब्लम है। पहले हमें बच्चे को विजुअलाइजेशन यानी कि लेवल 0 पे लेके जाना पड़ेगा, तब इन चीजों को वो डिफरेंशिएट कर पाएगा। नेक्स्ट, which of the following is the best sequence to teach the topic measurement of length at primary stage? प्राइमरी स्टेज पर आपको अगर बच्चे को मेजरमेंट ऑफ लेंथ सिखाना है तो इसके लिए सबसे पहले यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड मेजर। नॉन स्टैंडर्ड क्या होते हैं? जैसे छोटा, बड़ा, आगे, पीछे, पहले ये सिखाओ। प्री नंबर जो कंसेप्ट होते हैं, उसके बाद हम जाएंगे स्टैंडर्ड पे और फिर लास्ट में उनको यूनिट कंपैरिजन सिखाएंगे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। Learning objective for 4th grade students is given as students are able to order and compare two decimal numbers up to decimal process। देखिए, बच्चे को डेसिमल समझ में आ जाए। चौथी कक्षा के छात्रों के सीखने के लिए उद्देश्य दिया गया है, क्योंकि छात्र 2 दशमलव संख्याओं को 2 दशमलव स्थानों तक क्रमबद्ध करने और तुलना करने में सक्षम है। एक टीचर ने बच्चे को डेसिमल पढ़ाया और डेसिमल में 2 तक बच्चा सीख चुका है। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक बच्चा कंपैरिजन कर पा रहा है। तो इसका मतलब डेसिमल का जो कंसेप्ट है वो बच्चे को पूरा समझ में आ चुका है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? कंटेंट गोल, प्रोसेस गोल, डिस्पोजिशन, सोशल गोल। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो प्रोसेस गोल होना चाहिए। बच्चा डेसिमल की पूरे प्रोसेस को समझ चुका है, क्योंकि वो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक भी पहचान पा रहा है, छोटा और बड़ा। तो उसको पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका है। Next, a debate was conducted in mathematics period of class 5th on 0 is the most powerful number. This activity, एक टीचर ने बच्चों को एक एक्टिविटी दी कि जो 0 है वो सबसे पावरफुल संख्या है। तो यहां टीचर क्या करना चाह रहा है? एनालाइज एंड कम्युनिकेट, बिल्कुल सही बात है। राइट नंबर्स कंटेनिंग 0, नहीं। सॉल्व प्रॉब्लम्स कंटेनिंग नंबर्स एंडिंग विद 0, बिल्कुल नहीं। कोलैबोरेट विद फ्रेंड्स, ठीक ठाक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन सबसे बेटर है कि बच्चे को बोल दिया 0 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। अब बच्चे आपस में बातें करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एक बच्चा कुछ बताएगा, दूसरा बच्चा कुछ बताएगा, वहां से नए नए आइडियाज डेवलप होंगे। 0 के बारे में वो एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि टीचर ने बोला ये सबसे पावरफुल है, तो ये सबसे पावरफुल क्यों है। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट, which one of the following manipulating tools is required to develop geometrical concept of symmetry and reflection? देखिए, सिमेट्री होती है समरूपता और रिफ्लेक्शन होता है किसी चीज का प्रतिबिंब। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो आंसर होगा डिस्कैलकुलिया। Manipulative tools are important for learners at primary level as they help them to most to मैनिपुलेटिव टूल्स, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए हेर फेर उपकरण। मैनिपुलेटिव यानी चीजों को जब हम बदल बदल के सिखाते हैं तो इससे बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगा? अंडरस्टैंडिंग बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट। बच्चों को बेसिक समझ में आ जाएंगे कि अगर चीजों को बदल भी दिया जाए या क्वेश्चन को इधर उधर भी कर दिया जाए तो भी बच्चे का कंसेप्ट वीक ना हो, इसीलिए उनको बदल बदल कर पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, Which one of the following questions is open ended? देखिए, 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, एक क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में
इसका एक ही आंसर होता है, एक क्वेश्चन का एक आंसर, सिंगल आंसर। और जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है उसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। हाउ विल यू मल्टीप्लाई 15 एंड 3? तो इसका तो एक ही आंसर होगा, ये ओपन एंडेड नहीं है। यूज नंबर लाइन टू फाइंड 3 एंड 15, अलग से हम देख लेंगे। राइट एनी टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 45, ये वाला अपना आंसर होगा क्योंकि इसके कई आंसर होंगे। 1 इंटू 45 45 हो सकता है, 3 इंटू 15, 5 इंटू 9 और भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा सवाल, ऐसा क्वेश्चन जिसके एक से ज्यादा आंसर हो उसको बोलेंगे ओपन एंडेड, जिसका एक ही आंसर हो फिक्स वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नंबर सीरीज? तो कंजर्वेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मैथमेटिकल वर्ड नहीं है। बाकी गिनती, संख्याएं लिखना और क्रमबद्धता ये सभी आएंगी इसमें, तो ये वाला अपना आंसर होगा कंजर्वेशन। और आज का लास्ट सवाल है 30वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मैथमेटिक्स बुक एट प्राइमरी लेवल? प्राइमरी लेवल पर अच्छी मैथमेटिक्स बुक में क्या होना चाहिए? Concept should be introduced through contest. It should be attractive and colorful. It must be thick and large. ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। It should only contain, only वर्ड आ गया तो ये भी नहीं होगा आंसर। अब देखिए दोनों ही ठीक हैं, लेकिन कंसेप्ट वर्ड डेवलप करना ज्यादा जरूरी है। ये भी ठीक है लेकिन ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो आप इसको आंसर लगाना, ये वाला दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है भाई। तो बच्चों ये थी हमारी पेडागोजी की बेसिक क्लास। क्योंकि आज की क्लास के क्वेश्चन बहुत ही इजी थे तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इनको कराया, क्योंकि ये वो बातें हैं अगर आपने पेडागोजी को पढ़ा है तो आपको सीधे सीधे इन क्वेश्चन के आंसर देखते ही नजर आ जाएंगे। आज मैंने बिल्कुल ही जो आसान वाले क्वेश्चन है वो लिए थे, इसलिए हमने फटाफट ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इनको सॉल्व किया। और ये 30 क्वेश्चन बच्चों आपको 300 बातें सिखा सकते हैं अगर आप हर क्वेश्चन में छुपे हुए शब्द को, उस वर्ड को डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं आपको पेडागोजी के 500 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन करा पाऊं, लेकिन पेडागोजी के हम करीब करीब 150 के आसपास एटलीस्ट 150 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। और अगर उतने कंसेप्ट को भी आप जान लेंगे तो फिर आपके एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, आज की क्लास थोड़ी सी बेसिक क्लास थी, इसलिए हमने इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया। जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ेगा पेडागोजी का, तो हम लोग थोड़ा कंसेप्ट को और डिटेल में जानेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अभी के लिए चलते हैं। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नई एनर्जी के साथ। और आप लोग भी इसी एनर्जी के साथ क्लास को देखते रहिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।